नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए केस सामने आए हैं। इस तरह महाराष्ट्र में अब कुल ओमिक्रॉन केस की संख्या बढ़कर 141 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 31 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं, जिनमें अकेले मुंबई के 27 केस हैं। यह बात चिंता बढ़ाने वाली है। मुंबई में ओमिक्रॉन और कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। कोरोना की बात करें तो 14 दिसंबर को 225 कोरोना के मरीज सामने आए थे। 19 दिसंबर को यह संख्या बढ़कर 336 हो गई थी। 23 दिसंबर को सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 हो गई थी। 26 दिसंबर तक आते आते यह आंकड़ा 922 तक पहुंच गया था। मुंबई में अब तक 7,47,864 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। रिकवरी रेट फिलहाल 97% है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के कई विद्यार्थियों को कोरोना हो गया है। 13 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल इनमें से एक भी विद्यार्थी ओमिक्रॉन संक्रमित नहीं पाया गया है। 2-3 दिनों पहले कोरोना संक्रमित पाए गए ये विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उन्हें संस्थान के वर्कशॉप में कंपटीशन की तैयारी के लिए जगह दी गई थी। एक कोरोना संक्रमित विद्यार्थी के संपर्क में 25 विद्यार्थी आए। आज जब उन सबकी कोरोना टेस्टिंग की गई तो 13 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल इन सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों की हालत स्थिर है। 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 विद्यार्थियों की रिपोर्ट आने का फिलहाल इंतजार भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना और ओमिक्रॉन के केस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो राज्य में एक बार फिर से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को बंद करने की नौबत आ जाएगी। डॉक्टर भारती पवार ने आगे कहा कि ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में केंद्र से स्पेशल टीमें भेजी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त पैदा हुई अफरा तफरी के माहौल को टालने के लिए ओमिक्रॉन से निपटने की जिम्मेदारी केंद्र से राज्यों को सौंपी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही यह सूचना दे दी है। डॉक्टर पवार ने आगे कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं या लागू किए जाएंगे वो सभी राज्यों को मानने होंगे। अगर आप नए साल की शुरुआत शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद के साथ करना चाह रहे हैं और इसीलिए शिरडी जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। वहां जाने से पहले नए नियमों और टाइम टेबल को आप जान लें। दरअसल ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते हुए खबरों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहता है। राज्य सरकार के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भक्तों के लिए दर्शन के लिए बंद हो जाता है। इस वजह से आप रात और सुबह की आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह निर्णय शिरडी श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से लिया गया है। अब नए टाइम टेबल के मुताबिक मंदिर भक्तों के लिए रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे। इसलिए दर्शन के लिए रात 9 से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि पूरी रात दर्शन नहीं हो पाएगा। देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अहमदनगर जिले के टाकली ढोकेश्वर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इस बीच अहमदनगर के जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने नवोदय विद्यालय का दौरा किया और परिसर को छावनी क्षेत्र घोषित किया। नवोदय विद्यालय में 3 दिन पहले 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सभी छात्रों और शिक्षकों का कोरोना परीक्षण कराया गया, जिनमें से अन्य 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें 49 छात्र, 2 शिक्षक और 1 कर्मचारी शामिल है। जो है कि पेरेंट्स की भी मीटिंग मैंने यहाँ पे लिया है। पेरेंट्स का जो डिमांड है कि उनके बच्चे उनके साथ में लेके जाने का उनका डिमांड था, लेकिन ये एज पर द मेडिकल गाइडलाइंस उनको यहाँ से बाहर अभी जा नहीं सकते। 14 डेज़ का उनका क्वारंटाइन रहेगा और उनके लिए जो है कि फूड की फैसिलिटी जो है अच्छी फूड करने के लिए मैंने जेएनवी का प्रशासन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इधर जो पॉजिटिव निकले स्टूडेंट उनकी फैसिलिटी उनको सब सुविधाएं मिल रही है, उनके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है। लेकिन बहुत जो माता पिता है जो अंदर है बच्चे उनका कहना है कि वो जो निगेटिव है उनको घर भेजा दिया जाए, क्योंकि बहुत पालक वर्ग जो है वो बहुत भावनिक हो रहा है
उनका कहना है कि अभी इधर ठहर के और भी उनको वह सुविधा तो बहुत अच्छी है, सब सुविधा अच्छी है, सब ख्याल उधर रखता है, लेकिन कुछ भावनिक है। छोटे छोटे लड़के अभी शुरू हो गए, वो उनके माता पिता से अलग हो रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है हमारी कि प्रशासन ने जो निगेटिव है उनके बारे में अच्छी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना का कहर टूट पड़ा है। साथियों, ओमिक्रॉन के केस भी देश के कुल केस के 25% महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से इस बात को लेकर सवाल हो रहे हैं कि कहीं सरकार स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला तो नहीं करने जा रही है। आज इन सभी सवालों का जवाब महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने दिया। आदित्य ठाकरे ने मुंबई विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आए थे। यहां पत्रकारों द्वारा सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सबको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। भीड़ भाड़ को टालना और मास्क लगाना सबके लिए ज़रूरी है। फिलहाल क्रिसमस की वजह से स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद स्कूल कॉलेज शुरू रखना है कि नहीं है, इसका फैसला हालात को देखकर जल्द से जल्द किया जाएगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी के चंदा अभियान पर जोरदार हमला बोला है। राउत ने कहा कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी चंदा मांग रही है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। देश के प्रधानमंत्री ने जो बात की है उससे देश की जनता के मन में बहुत ही संभ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने से देश कैसे मजबूत बनेगा। एक राजनीतिक पार्टी चंदा जमा कर सकती है ऑफिशियली, जो नियम और कानून है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर चंदा देने के लिए जनता को आह्वान करेंगे तो मुझे लगता है ये नैतिकता का बहुत बड़ा भंग है। प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते, लेकिन वो भी नहीं किया। जो पीएम केयर फंड है, जो प्राइवेट ट्रस्ट है, उनके लिए पैसा जमा किया। उनका कोई हिसाब किताब खाता वही नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायक सुहास कांदे ने आदित्य ठाकरे के अपमान का मुद्दा उठाया। इस दौरान सुहास कांदे ने कहा कि नीतीश बार बार आदित्य ठाकरे का अपमान कर रहे हैं, हमें इसे सहन नहीं करेंगे। सुहास कांदे की बात कर शिवसेना विधायक सुनील शिंदे ने सदन में कहा कि नीतीश राणे लगातार आदित्य के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को निलंबित किया जाए। बता दें कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान आदित्य ठाकरे वहां से पहुंचे और विधान भवन में प्रवेश करने लगे। ऐसे में आदित्य को देखते ही नीतीश राणे जोर जोर से म्याऊं म्याऊं बोलने लगे। नीतीश की आवाज़ सुनकर कुछ बीजेपी विधायक हंसने लगे। इस पर नीतीश भी हंसने लगे। जब नीतीश से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो नीतीश बोले कि मैं हर बार बोलूँगा, बार बार बोलूँगा। इस दौरान शिवसेना और बीजेपी विधायकों ने जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। $100 करोड़ की वसूली मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकता है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि उनके निजी सचिव संजीव पालांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को जून महीने में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के खिलाफ 24 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। बता दें कि बर्खास्त असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा था कि देशमुख और परिवहन मंत्री अनिल परब को पुलिस के 10 डिप्टी कमिश्नर स्तर के अफसरों से 20-20 करोड़ रुपए मिले। वाजे के अनुसार इस पैसे का भुगतान इन अधिकारियों ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा जारी किए गए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जेल जर्नी जारी है। उन्हें आज राहत नहीं मिली। देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद देशमुख को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा था। इससे पहले ईडी द्वारा 5 बार समन भेजे जाने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। किसी न किसी बहाने से वो पूछताछ से बचते रहे थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली पूछताछ पर सवाल उठाए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अनिल देशमुख पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में हाजिर हुए थे।
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के नासिक, धुले और नंदुरबार में अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस छापेमारी में 240 करोड़ तक की प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुए हैं। जमीन खरीदने बेचने का धंधा करने वाले व्यापारी, सरकारी ठेकेदार और बिल्डर आयकर विभाग के निशाने पर हैं। जानकारी के मुताबिक इन छापेमारियों में सोने के बिस्किट और हीरे भी बरामद हुए हैं। इन कार्रवाई को करने के लिए एक साथ 22 गाड़ियों की सेवाएं ली गई और 174 कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर अलग अलग ठिकानों में छापेमारी को अंजाम दिया। ये सभी अधिकारी छोटी छोटी टीम बनाकर अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे और रेड्स को अंजाम दिया। औरंगाबाद में आज धनगर समाज संघर्ष समिति की ओर से राज्यसभा सांसद विकास महात्मे के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धनगर समाज को लेकर महाराष्ट्र में आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई और साथ में महाराष्ट्र राज्य सरकार के खिलाफ आने वाले वर्ष से महाराष्ट्र में सभी जगहों पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विकास महात्मे ने कहा, फडणवीस सरकार ने उनके कार्यकाल में धनगर समाज के लिए 1000 करोड़ की राशि आरक्षित की थी, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो यह राशि कम कर 150 करोड़ कर दी गई और अंत में 35 करोड़ दिए गए, जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ अब तक खर्च हुआ है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य सरकार धनगर आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। इसमें कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट बताया। ट्रिपल टेस्ट यानी मागासवर्गीय आयोग होना चाहिए, लेकिन वो तैयार किया गया नहीं। दूसरा, उसका जो भी है एम्पेरिकल डाटा तैयार होना चाहिए। जनगणना नहीं है, एम्पेरिकल डाटा है। एम्पेरिकल डाटा यानी जैसे हम इलेक्शन के पहले एग्जिट पोल देते हैं तो एक डाटा पिकअप किया जाता है, उसी प्रकार यह भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मराठा के आरक्षण के लिए 2 बार सरकार ने एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो अभी भी कर सकती थी, लेकिन मराठा का करते हैं लेकिन ओबीसी का नहीं एम्पेरिकल डाटा करते। और क्यों नहीं किया जाता? और किया, कोर्ट ने बताने के बाद यदि करते हैं फिर भी उपयोग में नहीं आता, वो बात अलग है, लेकिन इनके एफर्ट्स ही नहीं, इनकी मनीषा ही नहीं। इसमें कोर्ट ने कोल्हापुर जिले के प्रशासन की लापरवाही के चलते दिव्यांग पति और पत्नी को सब्जी बेचकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। दरअसल सुनतली गांव में रहने वाली शोभा पाटिल दोनों पैरों बचपन से ही पोलियो की वजह से विकलांग हैं। शोभा ने पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। शोभा ने अब तक कुल 12 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बावजूद शोभा को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, शोभा के पति भी पोलियो से पीड़ित हैं। नौकरी नहीं मिलने की वजह से और बच्चों की शिक्षा के लिए दोनों सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। और यही इनकी इच्छा थी कि वो परिवार के साथ खुशी से रह सकेगी, लेकिन मैंने भी बहुत कोशिश की सरकारी जॉब मिलने की, लेकिन जॉब नहीं मिली। हर बार पैसों की मांग की गई और वो उन्होंने कहा कि हैंडीकैप हूँ और मेरी कोल्हापुर जिले के सोनतली गांव में शोभा पाटिल और उमेश पाटिल ये दाम्पत्य रहते हैं। इस वक्त हम शोभा पाटिल के इनके घर में यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनकी जो फैमिली है, उनकी जो सास है, वो पूरी फैमिली यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर शोभा पाटिल है, उमेश पाटिल है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। बचपन से ही शोभा पाटिल के दोनों पैरों को पोलियो की बीमारी हुई थी, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको अच्छी तरह से शिक्षा दी। उनका वो बीकॉम तक उन्होंने पढ़ाई पूरी की हुई है और पढ़ाई करते करते उन्होंने नेशनल लेवल के एथलेटिक्स में थाली फेंक, भाला फेंक और गोला फेंक में लगभग 12 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, ऐसे कई इनाम, कई मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। इस वक्त ये परिवार बाज़ार में सब्ज़ी बेचकर लोगों के
कुछ छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कर कर वो अपने परिवार का गुजारा करते आ रही है। देश में कई ऐसे हैंडीकैप बच्चे हैं जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उन प्लेयरों के लिए किसी भी प्रकार के जॉब का कोई सुविधा अभी तक नहीं की है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जय कराड़े, कोल्हापुर। एक्टर सलमान खान ने अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसके पहले उनके सांप के काटने की खबर दिन भर सुर्खियों में रही है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सलमान मीडिया के सामने आए और सांप के काटने की पूरी कहानी बताई। इतना नहीं, उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट भी किया। एक्टर विक्की कौशल ने पत्नी कटरीना कैफ के साथ पहला क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद काम पर वापसी कर ली है। विक्की कौशल इन दिनों एमपी के इंदौर में सारा अली खान के साथ अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म के सेट से हाल ही में विक्की कौशल और सारा अली खान का फर्स्ट लुक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साउथ सिनेमा के साथ ही बॉलीवुड में भी अपना नाम बना चुके अभिनेता किच्चा सुदीप ने अब डायरेक्टर आर चंद्र के फिल्म कब्जा की शूटिंग शुरू कर दी है। सुदीप कब्जा फिल्म में भार्गव बख्शी के किरदार निभाते नजर आएंगे। डॉक्टर आर चंद्र ने कहा कि सुदीप को भार्गव के किरदार में स्क्रीन पर देखना डबल धमाका है। टीवी एक्टर विवियन डिसेन आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चा में। उन्होंने अपनी पत्नी वहाबिज दोराबजी से आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान विवियन और वहाबिज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर अपने तलाक की आधिकारिक घोषणा की है। विवियन और वहाबिज ने अपने बयान में लिखा है कि काफ़ी दुख के साथ हम ये घोषणा करते हैं कि हम कानूनी तौर पर अलग हो गए हैं और अब हम तलाकशुदा हैं। हम कुछ सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारे बीच क्या संभव हो सकता है और हम अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र अलग रहकर चलाएंगे। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन खराब शुरुआत से उभरते हुए शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। आज दिन भर का कारोबार बंद होने के बाद बीएसई का मेन इंडेक्स सेंसेक्स 295.93 अंक यानी 0.52% की बढ़त के साथ 57,420.24 अंक पर बंद हुआ। बीएसई के साथ एनएसई भी दिन में बड़ी लॉन्ड्रिंग के खत्म होने के बाद भी बढ़त के साथ बंद हुआ। एनएसई के मेन इंडेक्स निफ्टी 82.50 अंक यानी 0.49% के उछाल के साथ 17,086.25 अंक पर बंद हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।